दिल्ली में बारिश के बाद एक कोचिंग सेंटर में पानी भरने से हादसा हो गया। आपको बताते चले कि पानी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक से भर गया और उससे वहां कई छात्र फंस गए। पानी भरने से 3 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। कोचिंग सेंटर में राहत बचाव और कार्य जो भी है वो पूरा कर लिया गया है और इस मामले में नगर निगम का कहना है कि इमारत की बेसमेंट का स्टोरेज के लिए एनओसी दिया गया था। हालांकि इंस्टीट्यूट ने नियमों का उल्लंघन कर बेसमेंट में लाइब्रेरी बना दी थी। वहीं आपको बताते चले कि मामले पर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में गिरफ्तार कोचिंग सेंटर के मालिक और समन्वयक की पहचान अभिषेक गुप्ता और साथ ही देशपाल सिंह के रूप में हुई है। वहीं घटना पर आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि पानी अब निकल गया है, बच्चे बेसमेंट में क्यों पड़ रहे थे। यह पूरी तरह से आपराधिक गतिविधि है। जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान को पूरा कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से इसकी जानकारी दी गई। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में हुई। खोज और बचाव अभियान खत्म होने पर तीनों शवों को बरामद किया गया। वहीं आपको बताते चले कि मारे गए तीनों आईएएस स्टूडेंट्स कौन थे, इसकी भी पहचान हो गई है। राव आईएएस सेंटर में बेसमेंट से तीनों शवों को बरामद किए जाने के बाद इनकी पहचान की गई, जिसमें कि आपको बताते चले पहला शव अंबेडकर नगर यूपी से श्रेया यादव का है। वहीं दूसरा शव तेलंगाना से तान्या सोनी का बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि तीसरा शव अर्नाकुलम केरल से निविन दलवीन का बताया जा रहा है। अबाउट नंबर्स जो चल रहे थे तो 3 कैजुअलिटीज हैं, वो हम लोग रेगुलरली बता रहे हैं। पीपल आर नॉट बिलीविंग दैट इज व्हाट द फैक्ट इज। ओके, आप एक बार सुन लीजिए और आपको क्वेश्चन होंगे। वॉट एवर आई कैन आंसर लीगली एट दिस फोरम एट दिस स्टेज अरे भाई मेरे को तो बताने दो, आप क्वेश्चन करिए। एवरीवन हैज अ क्वेश्चन, आई आल्सो हैव क्वेश्चन। आई एम एग्जैक्टली लाइक यू, वेयरिंग यूनिफॉर्म, सेम इमोशंस, same emotions. Why would we as Delhi police or as authority, we would like to hide anything? You want justice, we are working for the same. हम लोग भी यही चाहिए और करेंगे उसके लिए। कल शाम को एक बेसमेंट में पानी भर जाने से कुछ लोगों को ट्रैप होने की खबर आई थी, जिसपे दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ की टीम ने रिस्पॉन्ड किया था। हमने क्विकली कोऑर्डिनेट करके इन टीम्स का रिस्पॉन्स को भी कोऑर्डिनेट किया था और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाए गए थे। वहां पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 डेड बॉडीज वो बेसमेंट से रिकवर हुए थे। उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है। इसमें श्रेया यादव हैं जो नेटिव हैं अंबेडकर नगर यूपी की, तानिया सोनी हैं जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का है, और नवीन डेलविन हैं जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। इस मामले में हमने एक एफआईआर भी रजिस्टर कर लिया है। जो एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है वो अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 और 35 BNS के तहत ये एफआईआर दर्ज किया गया है। ये एफआईआर वो कोचिंग सेंटर के खिलाफ, जो उस बिल्डिंग मैनेजमेंट के लोग हैं उनके खिलाफ, जो वहां पर उस ड्रेन के मेंटेनेंस के रिस्पॉन्सिबल थे उन लोगों के खिलाफ, और ऐसे और भी लोग जो इस इन्वेस्टिगेशन में जिनका रोल पाया जाएगा उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई। दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया और उस पानी भराव की वजह से, जल भराव की वजह से कुछ बच्चे बेसमेंट में ट्रैप हो गए। कल जैसे ही घटना का मुझे पता लगा, मैं मौके पर पहुंची और जायजा लिया। एनडीआरएफ की टीम ने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन किया और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ये बहुत दुखद और अनफॉर्चुनेट है कि 3 बच्चों की जान चली गई। अब इसी घटना को ध्यान में रखते हुए
एमसीडी कमिश्नर को एक आज मैंने एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में, इस लेटर में सख्त निर्देश दे दिए हैं कि दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो इलीगल तरीके से बेसमेंट में चल रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज पे जो एमसीडी की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, वो सारे कोचिंग सेंटर्स जिन्होंने बाय लॉज का उल्लंघन किया है, जितने भी नॉर्म्स हैं उनको वायलेट किया है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एक्शन लिया जाए। और जो घटना कल हुई उसको भी ध्यान में रखते हुए इसकी पूरी मामले की जांच हो और जो भी अधिकारी जिम्मेदार है इस पूरे मामले पर, उस पर कार्रवाई हो और एक्शन लिया जाए। कल एक बहुत देश के युवा दिल्ली में आते हैं अपना भविष्य बनाने, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कैसे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी। मुखर्जी नगर में पिछले दिनों जो हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चों की जान फंस गई थी, तब दिल्ली सरकार ने बड़ा जोर शोर से इंक्वायरी का मामला शुरू किया था। दिल्ली फायर सर्विसेज भी शोर मचा रही थी कि हम हर बिल्डिंग की जांच करेंगे। दिल्ली नगर निगम भी बिल्डिंगों की जांच कर रहा था। क्या वो उस जांच का? क्यों इन बिल्डिंगों को रोका नहीं गया? कैसे यहां अवैध लाइब्रेरी चल रही थी? किसने दी थी एनओसी? है किसी के पास जवाब? दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज, सब के सब इस तंत्र में घुसे हुए हैं। 3 बच्चे कल चले गए, एक बच्चा पटेल नगर का 5-7 दिन पहले चला गया। ये सब बच्चे क्या पढ़ने आए थे? यहाँ पर अपना भविष्य बनाने आए थे, देश का भविष्य थे ये। लेकिन ये भ्रष्ट तंत्र उनको ले गया। और दिल्ली की मंत्री कितने घंटे हो गए इस हादसे को हुए? देश के वहीं आपको बता दें कि इस घटना पर राहुल गांधी का भी ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली की एक बिल्डिंग के बेसमेंट्स में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु हो गई है और ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से एक छात्र की मृत्यु हुई थी और सभी शोकाकुल परिजनों को अपनी भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। वहीं आपको बताते चले, उन्होंने आगे यह भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है, असुरक्षित निर्माण, लचर टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थाओं की गैर जवाबदेही की कीमत आम नागरिक अपना जीवन गंवाकर चुका रहा है। सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार है और सरकारों का दायित्व है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विपक्षी दलों के फैसले से जुदा होकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में शामिल तो वो हुई, लेकिन यह आरोप लगाकर बाहर आ गईं कि उन्हें बोलने का पूरा मौका नहीं दिया गया और बीच में ही माइक को बंद कर दिया गया। अब इस मुद्दे पर दूसरे विपक्षी दल भी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि ममता जी का जो बयान आया है वो अपनी जगह सही है। बजट में भी भेदभाव किया गया है। ममता जी भी इसी भेदभाव की सच्चाई जानने के लिए बैठक में गई थी, लेकिन उनके साथ वहां भी भेदभाव हुआ। उन्होंने अपने बयान में जो कहा है वही बीजेपी की सच्चाई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। আমি মাত্র একা গেছি, ওদের উচিত ছিল আমাকে আধ ঘন্টা অ্যালাউ করা। আর আমি এত অনুপযুক্ত লোক নই যে আমি আমার টাইম মেনটেন করব না। বক্তৃতার প্রথমে শুরুতে রাজনাথ জি বলেছিলেন 5 to 7 মিনিটস, তা তুমি আমাকে 7 মিনিটসও করতে দিলে না। 7 মিনিটস করতে দিলেও আমি বাকিটা বলে দিতাম। তুমি তোমার বেলায় 20 মিনিট, তোমাদের বেলায় স্পেশাল প্যাকেজ, স্পেশাল প্রিভিলেজ, আর অন্যদের বেলায় শূন্য। এটা তো কখনো পূর্ণ হতে পারে না। তাই আমি বয়কট করে ঠিক করেছি, বাংলার মানুষের সম্মান আমি মাথা নত করতে দিইনি। বাংলার বঞ্চনা মানছি না, মানব না। এবং অন্যান্য অপোজিশন পার্টিও যারা আছে বিভিন্ন জায়গায় সরকার চালাচ্ছে, বঞ্চিত হচ্ছে, তাদের প্রতিও আমাদের টোটাল সলিডারিটি আছে। पूरे विपक्ष का अपमान तो करने पे आमादा है ही। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके सबको जेल में भेजते हैं, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके जेल में भेजते हैं। तो ममता जी का जो बयान है वो 100% अपनी जगह सही है। और इसीलिए कल भी जब आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने आपको ये बात कही थी
कि जब संसद में विरोध हुआ कि राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है बजट में, कई राज्यों का नाम तक नहीं लिया गया, कोई धन आवंटित नहीं किया गया जिस हिसाब से उनको जरूरत थी, तो ये भेदभाव के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसमें टीएमसी भी शामिल हुई थी। तो ऐसी स्थिति में अगर आज वो गई हैं तो इसके पीछे सच्चाई जानने का उनका मकसद हो सकता है। वो गई, सच्चाई से रूबरू हुई और उन्होंने आके जो वक्तव्य आपके सामने दिया है वो सच्चाई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की बैठक पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि गलत आरोप है कि नीति आयोग की बैठक में किसी का माइक बंद कर दिया गया। वहां पर माइक का कंट्रोल उस जगह बैठे इंसान का होता है, बाकी किसी का नहीं। तो ये बात बोलना झूठ है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आक्रामक तरीके से बैठक को छोड़कर बाहर निकल गई, मुझे लगता है कि यह व्यवहार गलत था। ऐसा लगता है कि जैसे यह विपक्ष की सोची समझी रणनीति थी और ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये साजिश की गई थी। अगर किसी राज्य को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो नीति आयोग वह मंच है जहां पर आप उस मुद्दे को उठा सकते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। बैठक में नीति आयोग की उस बैठक में मैं भी मौजूद था और ये सरासर गलत इल्जाम है कि किसी का माइक वहां पे बंद कर दिया गया। पहली बात तो जब ये विपक्ष बोलता है कि माइक बंद कर दे, उस माइक का कंट्रोल वहां पे बैठे किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, उस व्यक्ति के खुद के हाथ में होता है। ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना ऐसी किसी बैठकों में। ऐसी बैठक में माइक सामने लगा होता है, ऑन ऑफ का स्विच सामने ही होता है। तो ये बात बोलना सरासर झूठ है जब कोई ये बोलता है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। हाँ, हर मुख्यमंत्री को, क्योंकि समय की बाध्यता थी, ओपन एंडेड अगर डिस्कशन को रखा जाता तो संभवतः हफ्तों तक ये बैठक ही चलती रहती। ऐसे में हर मुख्यमंत्री से ये विनम्रता पूर्वक आग्रह किया गया था कि अपनी बातों को संक्षेप में एक तय समय सीमा के भीतर रखा जाए। जब वो समय सीमा पूरी हुई, सिर्फ एक रिमाइंडर के तौर पर उनको जरूर, जैसे तमाम मुख्यमंत्री को दोबारा से नोटिफाई किया गया कि भाई आपका समय समाप्त हो रहा है। शिवसेना यूबीजी नेता संजय राउत ने कहा कि जिस तरह से बजट बना है उसी तरह से नीति आयोग काम करता है। केवल भाजपा शासित राज्य को ही पैसा और योजनाएं दी जा रही हैं और इसलिए स्टालिन यानी कि तमिलनाडु के सीएम पर तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के सीएम ने बैठक का बहिष्कार किया। लेकिन बैठक में ममता बनर्जी शामिल हुई, लेकिन उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का अपमान किया गया, उनका माइक बंद कर दिया गया। ये लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। पंडित नेहरू जी ने जो वित्त आयोग की स्थापना की थी, फाइनेंस कमीशन, उनका नाम बदलकर ये लोगों ने नीति आयोग कर दिया। जो लोग खुद नीति से नहीं राजनीति करते, उसने यह संस्था का नाम नीति आयोग बना दिया। नीति आयोग यानी देश के लिए आर्थिक, औद्योगिक, एजुकेशन सभी के बारे में एक दिशा देना, योजना देना, पैसा देना। लेकिन जिस तरह से बजट बना है उसी तरह से नीति आयोग काम करता है। बात जो आपने है, जहां बीजेपी का राज्य है, बीजेपी का स्टेट है, वहां पैसा देना है, वहां योजनाएं बनाना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और इस उपचुनाव को यूपी चुनाव 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। और ऐसे में इंडिया गठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की योजना बना रही है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव को
प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार की है। और आपको बताते चले कि सीएम योगी ने मंत्रियों की कमेटी बनाकर उन्हें विधानसभा सीटों पर जीत की रणनीति तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए। और इसी बीच संवाददाता राहुल चौहान ने उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज में, हूं आपके साथ राहुल। खास बातचीत में हमारे साथ योगी कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस खास बातचीत में। सर, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। करहल सबसे वीआईपी सीट मानी जाती है। सबसे पहला सवाल यही सर, करहल के आप चुनाव प्रभारी भी बनाए गए हैं, तो क्या तैयारियां हैं इस उपचुनाव में? देखिए, 10 सीटों पर चुनाव है। इसमें 5 भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 5 विपक्ष के पास थी। 5 तो हमारे पास जो थी, हम तो उनको जीतेंगे ही जीतेंगे। बाकी 5 में सेंध लगाएंगे। और करहल अखिलेश यादव जी के लिए वाटरलू साबित होगा। वो बिल्कुल रणनीति बन रही है, प्रयास भी जारी है और प्रयास सफल भी होंगे, ये भी विश्वास है। सर, करहल के लिए कई चुनावों से प्रयास किया जा रहा है उसे जीतने का। पिछली बार जो है प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल उस सीट से चुनाव लड़ाई गए उपचुनाव में, लेकिन क्या लग रहा है इस बार? वहां पर इस बार मैं 2 बार दौरे करके आया हूँ। यादव लोगों में भी बड़ा आक्रोश है। उन यादवों का कहना ये है कि क्या सिर्फ नेता सैफई से पैदा होंगे, क्योंकि कई वहां पर जो स्थानीय यादव नेता हैं वह भी सपा से टिकट मांग रहे हैं, जो अब तक सेवा करते रहे पार्टी। अब वो तेजू यादव अपने परिवार के व्यक्ति को ले आए, तो इससे वहां पर बड़ा आक्रोश है। और वो सब एक नारा दे रहे हैं कि जब तक सैफई को हराओगे नहीं, दूसरे को चांस नहीं मिलेगा। यह भी एक विषय है। और दूसरा विषय कि जो भ्रम फैलाकर उन लोगों ने चुनाव जीता था इंडी गठबंधन ने कि हम आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, भाजपा आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, वह भी भ्रम टूट गया है लोगों का, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया है कि ये भ्रम फैलाया गया था। उस भ्रम फैलाने से हमें भी अपेक्षित परिणाम जो नहीं मिले थे, अब उसका उल्टा हुआ। सर, इस उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। योगी जी भी इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा मान के चल रहे हैं। क्या कुछ रहने वाला है इस चुनाव? बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। हमारे लिए हर चुनाव फाइनल है, सेमीफाइनल अब किसी को नहीं गिनते। 10 सीटों का फाइनल ये होगा, 27 का फाइनल 27 में होगा, 24 का फाइनल 24 में हुआ। इसलिए हमारे लिए तो हर सीट और हर चुनाव फाइनल ही है। सर, सावन का महीना भी अगला सवाल। सावन का महीना है भोले बाबा का, और भक्त कावड़ लेकर के आ रहे हैं, अपनी मन्नतें भी मांग रहे हैं। मुजफ्फरनगर में कावड़ के ले जाने के दौरान एक घटना घटित हुई है, उसके बारे में आप कौन सी घटना? मुजफ्फरनगर में कावड़ियों के ऊपर एक छड़ी से, कोई मानसिक रूप से रोगी था और उसने कावड़ी के ऊपर छड़ी से हमला करने का प्रयास किया, तो कावड़ियों ने उसको मारपीट कर दी। तब वहाँ के प्रशासन ने बताया कि ये मानसिक रूप से रोगी है, इसलिए ये घटना घटित हुई है। तो उसके बाद ये जांच का विषय होना चाहिए कि वास्तव में मानसिक रूप से दोषी था या कुछ मेलाफाइड इंटेंशन से आया। मानसिक रूप से दोषी था तो उसके लिए अलग व्यवस्था है, और अगर मेलाफाइड इंटेंशन था तो उसके लिए कानून में अलग व्यवस्था है। जांच और विवेचना गहराई से होगी, ऐसा मैं मानता हूँ, और उसमें जैसे परिणाम आएंगे वैसा ही दंड दिया जाना चाहिए। योगी सरकार की तरफ से नेम प्लेट का भी आदेश आया था, उसका सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है रोक लगा दी। इसके ऊपर जो है आपके सहयोगी दलों ने भी आपत्ति जताई, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक नाम रखने का सवाल है, पुलिस के सिपाही से लेके बड़े अफसर तक अपने सीने पर अपने नाम की एक प्लेट लगाते हैं, मिलिट्री अधिकारी लगाते हैं। हम अपने घर के सामने अपने नाम लिखते हैं, अपने ऑफिस के सामने अपना नाम लिखते हैं। तो जो सीधे आदमी के भोजन से जुड़ा हुआ एस्टेब्लिशमेंट है या संस्थान है, उसको भी अपना नाम और पूरा पता और फोन नंबर लिखना चाहिए। यदि कोई वहां पर नाइत्तेफाकी होती है तो उसे मालूम रहे कि उसके साथ नाइत्तेफाकी कहाँ हुई, तो उसके पास पूरा प्रूफ सामने रहेगा। और दूसरा, इसको सकारात्मक दृष्टि से विपक्ष क्यों नहीं देखा?
क्योंकि माउथ पब्लिसिटी भी एक विषय होता है। किसी अब आगरा का मुन्ना लाल का पेठा, बंशी का पेठा, ये ऐसे पेठे हैं जो मशहूर है। तो अगर ये मशहूर है तो ये कोई इन्होंने पब्लिसिटी नहीं की है, ये माउथ पब्लिसिटी से हुआ है। तो ऐसी अगर किसी चीज पे कोई अच्छा प्रिपरेशन होगी तो माउथ पब्लिसिटी से उनको भी प्रचार मिलेगा। लोग कहेंगे फला चीज वहाँ पे अच्छी मिलती है, भोजन वहाँ पे अच्छा होता है, तो उसको सकारात्मक दृष्टि से देखें। विपक्ष नकारात्मक दृष्टि से हर चीज को देखता है, हर चीज को धर्म से जोड़ता है, जो उनकी कुत्सित मानसिकता का और राजनीतिक दृष्टि का परिणाम। सर आखिरी सवाल, अभी आम बजट भी आया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा के लिए क्या क्या मिला है? देखिए उत्तर प्रदेश और जितने जनसंख्या का अनुपात है उस जनसंख्या के अनुपात से अपना अपना हिस्सा मिला है, और जहां पिछली बार कम मिला वहां उस बार की सहभागिता ज्यादा की गई है। बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये बड़े प्रदेश, तो इनको एक हिस्सेदारी बड़ी मिलना स्वाभाविक है और बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश, और इसमें भी जिनको पिछली बार कम मिला होगा उनको इस बार ज्यादा मिला है। लेकिन हर वर्ग के लिए ये बजट गांव, गरीब, किसान, बेरोजगार नौजवान, नारी के सम्मान, उद्योगों के उत्थान, नवाचार को प्रोत्साहन और अंत्योदय की भावना, इस सब का प्रतीक बजट बन चुका है। हर वर्ग के लिए इसमें कुछ ना कुछ हुआ है। मध्यम वर्ग के लिए तो आयकर का स्लैब बढ़ाया गया है, इससे मध्यम वर्ग को बहुत प्रसन्नता है और उसकी बरसों की इच्छा पूरी हुई। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ योगी कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम जानकारी उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है, जिसको लेकर उन्होंने जानकारी भी बताया कि 5 सीटों में हम सेंध लगाने का काम करेंगे। बने रहिए, देखते रहिए आर्या न्यूज। मेरे कैमरामैन सहयोगी रवि के साथ राहुल चौहान। नमस्कार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा में चुनाव प्रचार के कमान को संभाल लिया है। उन्होंने यमुनानगर समेत कई जगहों पर रैली करते हुए कहा कि केजरीवाल केंद्र सरकार के आगे नहीं झुकेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा में हालात बद से बदतर है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है और ना ही अस्पताल। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पंजाब को बदल कर दिखाया है और अब हरियाणा बदलने की बारी है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आपके बेटे ने, आपके लाल ने आपके लिए 5 गारंटी दी हैं और वो गारंटीज पूरी भी करते हैं, दिल्ली पंजाब में हो रही हैं। पहली गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी, यहां भी पावर कट नहीं लगेंगे, 24 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे जहां फ्री और अच्छा इलाज होगा। दिल्ली में हो रहा है ऐसा, पंजाब में हो रहा है ऐसा। तीसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में सरकारी स्कूलों को अच्छा किया जाएगा जिससे शिक्षा अच्छी और फ्री हो। चौथी गारंटी, हर माता बहनों को, हर महिला को हर महीने 1000 रुपया मिले। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।